Good morning, students. Today we'll talk about chapter number 2, Maths, class 8th, class 9th. Chapter name is Polynomial. This is the most important chapter in the entire book, and this is the most scoring one also. So let's see what are polynomials. A particular type of algebraic expression is called polynomials. कोई भी तरह की algebraic expression हो तो उसे polynomials कहा जाता है. It is a product of constant and variable. Polynomial क्या है? Constant और variable मिलाकर polynomial equation बनती है. Constant और variable क्या है? इसको एक example से समझते हैं. Let us suppose this is a square ABCD. इसकी side है 3 मीटर, मतलब 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर. तो अगर हम इसका पैरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरीमीटर होगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3. इसका मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स 3. यही तो फार्मूला होता है पैरीमीटर का, 4 इंटू साइड, तो हो गया 12 मीटर. दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन. अगर इसकी साइड हो 7 मीटर, मतलब AB इज इक्वल्स टू 7 मीटर, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 7 यानी 28 मीटर. दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन. थर्ड कंडीशन देखिए, इफ़ द साइड्स आर x मीटर, अगर AB की लेंथ x मीटर हो तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4x मीटर. दिस इज थर्ड इक्वेशन. अब तीनों इक्वेशन देखिए, 12 मीटर, 28 मीटर, 4x मीटर वाली. इन तीनों इक्वेशन में देखिए क्या कॉमन है? 4 इज कॉमन, और ये तीनों इक्वेशन में बदल नहीं रहा, मतलब ये कांस्टेंट है. जबकि x वैल्यू क्या है? 3, 7 और x, ये बदलती चली जा रही है. तीनों इक्वेशन में अलग अलग है. ये है वेरिएबल. वेरिएबल मतलब जो बदले, कांस्टेंट जो फिक्स रहे. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट क्वालिटीज आर फिक्स्ड वैल्यूज एंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड वेरिएबल क्वांटिटीज चेंज और वेरीज इट्स वैल्यूज. मतलब जो कांस्टेंट वाले फिगर होते हैं वो चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं, और वेरिएबल वाले वेरीज होते हैं, मतलब अपनी बदलते रहते हैं इक्वेशन वाइज. अब देखिए एक एक को देखते हैं. कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. कोई भी सिंबल जिसमें फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, चाहे 1, 2, नेगेटिव हो, 0 हो, पाई, ई, ए, बी, एम, एन, कुछ भी हो, ये कांस्टेंट होता है. कांस्टेंट क्वालिटी दो तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट और आर्बिटरी कांस्टेंट. एब्सोल्यूट कांस्टेंट को हम परमानेंट कांस्टेंट कहते हैं और आर्बिटरी कांस्टेंट को हम टेम्पररी कांस्टेंट कहते हैं. परमानेंट कांस्टेंट जो हमेशा ही फिक्स रहेंगे, जैसे 1, 2, 0, -1, पाई, ई, ये सब एग्जाम्पल हैं एब्सोल्यूट या परमानेंट कांस्टेंट के. अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होते हैं? कुछ समय के लिए तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इक्वेशन टू इक्वेशन डिपेंड करते हैं सिचुएशन पर, और वो चेंज हो जाते हैं. इसको एक एग्जांपल से समझिए. If we travel in a vehicle from A to B with a fixed speed of 50 kilometers per hour, then after 2 hours the distance will be. सपोज कीजिए अपन किसी व्हीकल में हैं और A शहर से B शहर जा रहे हैं और हमारी स्पीड फिक्स है 50 किलोमीटर्स पर आवर की. तो 2 घंटे बाद हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? डिस्टेंस की क्या फार्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है 50 और टाइम कितना है? 2 आवर्स. तो हमने ट्रैवल कर लिया होगा 100 किलोमीटर्स. यहाँ पर देखिए स्पीड 50 ये फिक्स है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन डिस्टेंस और टाइम चेंज होते चले जाएंगे. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ता चलेगा. स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जबकि डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये चेंज हो सकते हैं. अब देखिए अगर हम स्पीड बढ़ा लें, 50 किलोमीटर्स पर आवर की जगह 60 किलोमीटर्स पर आवर कर लें, तो 2 घंटे के बाद हम कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? 60 इंटू 2 120 किलोमीटर्स. 100 किलोमीटर्स की जगह 2 घंटे में हमने 120 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया होगा, क्योंकि हमने स्पीड यहाँ चेंज कर ली. अब इस केस में देखिए स्पीड अब कांस्टेंट नहीं रही, मतलब यहाँ पे 50 किलोमीटर्स में तो ये स्पीड फिक्स थी, लेकिन जब हमने कंडीशन चेंज कर दिया तो अब ये स्पीड अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया, मतलब अब चेंज हो गई है. वेरिएबल क्वांटिटी समझिए. अ सिंबल विच में बी असाइंड अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल. जिसको अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलते हैं वो वेरिएबल कहलाता है. ये चेंज होता रहता है या बदलता रहता है. वेरिएबल्स भी दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल.
नाम से ही देख लीजिए, इंडिपेंडेंट जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से समझिए, y इज इक्वल्स टू 4x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x की वैल्यू पर निर्भर करती है। जितनी बार हम x को चेंज करेंगे, जैसे हमने x 1 2 3 इस तरह से चेंज करेंगे, तो y की वैल्यू भी अलग अलग आती रहेगी। 1 अगर x है तो y हो गया 4 इंटू 1, x अगर 2 है तो y हो गया 4 इंटू 2, x अगर 3 है तो y हो गया 4 इंटू 3। इस तरह से x की अलग अलग वैल्यूज़ पर y की अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं। y डिपेंड करता है x की वैल्यूज़ पर। इस केस में x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ देखिए, x is free to have any value, it is independent variable, but y is dependent on x, therefore y is dependent variable। अब अगर इसका उल्टा कर दें इक्वेशन अपन, अगर इक्वेशन हो x इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, तब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन कौन से चेंज हो जाएंगे। अब y की कुछ भी वैल्यू रखिए, वो x पर निर्भर नहीं करती है, तो y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन x की वैल्यू y पर निर्भर करती है, इसलिए x हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए इक्वेशन से इक्वेशन फ़र्क पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट, ये हर इक्वेशन में अलग हो सकता है। अब कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, उनको समझ लीजिए। पहला टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस? प्लस माइनस मल्टीप्लाई इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साथ अगर लिखते हैं तो वह बन जाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल से समझिए, px इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4x प्लस 5y माइनस 2 इंटू 3x माइनस 7y। टर्म, अब जो भी इक्वेशन में दे रखी चीज़ें जिनको प्लस या माइनस से तोड़ा जा सकता हो वह टर्म कहलाती है। जैसे ये एक्सप्रेशन देखिए, px इज इक्वल्स टू, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 12x प्लस 15y माइनस 26x स्क्वायर प्लस 17। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस तीन सिंबल्स हैं जिन्होंने इस पूरी इक्वेशन को 4 टुकड़ों में बांटा है, 12x 15y माइनस 26x स्क्वायर प्लस 17। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 4 टर्म्स हो गई। जो भी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से तोड़ के टुकड़े बनते हैं उन टुकड़ों को टर्म्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल कुछ नहीं होते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन इसमें पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए। मतलब कि कोई पावर अगर फ्रैक्शन में है या माइनस में है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल में जो पावर होती है या डिग्री होती है वो फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होती। पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं px, qx, rx, इस तरह से। नो नेगेटिव फ्रैक्शन और डेसिमल पावर्स आर देयर इन पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हम देखिए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब जो ये अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू कितनी है, उनके आगे डिजिट्स नंबर्स दे रखे होते हैं, और जिसमें नंबर नहीं दे रखा होता उसके आगे अपन 1 अज्यूम करते हैं, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे एक्सप्रेशन है यहाँ पर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x क्यूब की क्या कोएफिशिएंट है? कुछ नहीं दे रखा तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ 1 है। x स्क्वायर की क्या है? 3, x की क्या है? 3, और 1 तो कांस्टेंट टर्म है, इसका कोएफिशिएंट हम सिंबल के साथ लिखते हैं, +1 -1 जो भी है। अब समझिए डिग्री क्या होती है। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर सब में एक ही वेरिएबल है, x एक ही अल्फ़ाबेट है, तो हाईएस्ट जो डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर है, यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो इस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? क्यूब। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझिए। पॉलिनोमियल को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं।
वेरिएबल्स की बेसिस पे समझ सकते हैं, टर्म्स की बेसिस पे या पावर्स की बेसिस पे। पहला डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के कैसे अपन समझते हैं। द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स डिसाइड्स द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब एक इक्वेशन में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो बताते हैं कि वो कौन सा वेरिएबल है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में एक ही अल्फ़ाबेट चलेगा, चाहे एक्स चाहे वाई, जो भी होगा पूरी इक्वेशन में एक ही अल्फ़ाबेट चलेगा, चाहे टर्म्स कितने भी हों, तो उसे वन वेरिएबल कहते हैं। टू वेरिएबल पॉलिनोमियल में क्या होता है, दो अल्फ़ाबेट आएंगे, चाहे एक्स वाई आए, चाहे वाई यू, चाहे वाई जेड, एटलीस्ट दो होंगे, तो उसको बोलेंगे टू वेरिएबल पॉलिनोमियल। इसी तरह से थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल में क्या होगा, कम से कम तीन अल्फ़ाबेट्स होंगे, वाई स्क्वायर वी क्यूब जेड क्यूब प्लस 34 वी जेड। तीन अल्फ़ाबेट होंगे तो उसको थ्री वेरिएबल कहेंगे। इसी तरह से फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स हम समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़्यादातर इक्वेशन के एंड में जो नंबर होता है जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं जुड़ा होता उसे कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा ज़ीरो होती है। जैसे अगर यहाँ पे खाली -3 दे रखा है तो हम इसको अगर हम x के रूप में देखेंगे तो इसकी x अगर अपन लगाएंगे तो x की पावर होगी 0, यानी कि कांस्टेंट की पावर हमेशा डिग्री जो होती है वो 0 होती है। और ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जब कांस्टेंट का कोफिशिएंट 0 हो तब उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमें पता है क्या होती हैं, किसी भी इक्वेशन को प्लस या माइनस से अलग करने वाले, टुकड़े करने वाले को हम टर्म्स कहते हैं। तो अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल पॉलिनोमियल, मतलब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस या दो डिजिट नहीं है। बाइनोमियल पॉलिनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स होती हैं, चाहे प्लस से या माइनस से उनमें दो टर्म्स बना लेते हैं। इसी तरह से ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होंगी और इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स। थर्ड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। हमें पता है पावर क्या थी, हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी 1। कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, कितने भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 1, तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो किसी भी इक्वेशन में। क्यूबिक पॉलिनोमियल वह है जिसकी डिग्री 3 हो, चाहे कितने भी टर्म्स हों, चाहे कितने भी अल्फ़ाबेट्स हों, अगर हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होती है, मैक्सिमम डिग्री होती है 4, x4 + x + 5, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4। इसी तरह से ये आगे चलता चला जाता है। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पहला देखिए 4x² - 3x + 7, इसमें सिर्फ x अल्फ़ाबेट चल रहा है तो ये वन वेरिएबल है, यस। सेकंड देखिए y² + √2, इसमें भी एक ही अल्फ़ाबेट चल रहा है y, तो ये भी वन वेरिएबल की है, यस। थर्ड देखिए 3√t + t√2। अब हमें पता है, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि जब स्क्वायर रूट का पावर कितना होता है, हाफ। तो इसी एक्सप्रेशन को हमने इस तरह से लिखा है 3t⁻² + t√2। अब यहाँ अल्फ़ाबेट की पावर कितनी हो गई, फ्रैक्शन में हो गई 1/2। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन में पावर हाफ फ्रैक्शन में या माइनस में आएगी तो वो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो ये टर्म जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसलिए इसको आंसर होगा नो, क्योंकि ये वन वेरिएबल छोड़िए, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। फोर्थ देखिए y + 2/y, इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि अगर डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लाया जाएगा तो पावर का सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे है पावर 1 तो यहाँ पर ऊपर आके हो जाएगा ये -1। फिर वही जो थर्ड को पार्ट में था कि है इसका ये पॉलिनोमियल है ही नहीं क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है। फिफ्थ देखिए
x रेज टू द पावर 10 प्लस y रेज टू द पावर 3 प्लस t रेज टू द पावर 50। यहाँ पे 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं, इसलिए ये 3 वेरिएबल पॉलिनॉमियल है, तो आंसर है नो, 1 वेरिएबल का ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालिए। कोएफिशिएंट हमें पता है, जो भी टर्म में आगे न्यूमेरिकल दे रखा होता है उसको टर्म मानते हैं। अब ये कह रहा है पूरी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही वैल्यू देनी है हमें, तो इसको देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि 1 है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सेकेंड देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया -1। ये सिंबल का ध्यान रखेंगे, कोएफिशिएंट हम हमेशा सिंबल के साथ लिखते हैं। थर्ड देखिए पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है पाई अपॉन 2। फोर्थ देखिए √2x माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम उसका कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे? सो हमें एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। किस तरीके से? 0x स्क्वायर ये लिखेंगे हम। 0x स्क्वायर की वैल्यू 0 ही होगी, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पर क्या है 0, तो हमें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। पहले √2x माइनस 1 इंटू 0x स्क्वायर, और फिर उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0। थर्ड देखिए गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, तो एक एग्जाम्पल लिखिए। p हमने यहाँ y लिया है, पॉलिनोमियल y का है y रेज टू द पावर 35 माइनस 3। मैंने यहाँ -3 लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं। बाइनोमियल की शर्त ये है कि 2 टर्म होनी चाहिए, और जिसके आप पॉलिनोमियल बना रहे हैं उसका डिग्री होनी चाहिए 35। सेकंड देखिए मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया है 2x रेज टू द पावर 100। आप कुछ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पर डिग्री का ध्यान रखिए, डिग्री 100 ही आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब हाईएस्ट पावर देखनी है हमको, और वो उसकी डिग्री होगी। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? क्यूब, तो यानी हाईएस्ट डिग्री इज 3, तो इसकी पावर कितनी हो गई 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर, डिग्री इज 2। 5t माइनस √7, t की डिग्री कितनी है 1, तो इसकी हो गई 1। 3, अब 3 क्या है? खाली 3 दे रखा है। 3 क्या है? एक कांस्टेंट है, और हम पहले पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर जिसकी पावर होगी मैक्सिमम 1, क्वाड्रेटिक यानी जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 2, और क्यूबिक जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 3। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इसमें मैक्सिमम पावर है 2, तो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसमें मैक्सिमम पावर है 3, मतलब इक्वेशन है क्यूबिक। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें मैक्सिमम पावर है 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, t की पावर कितनी है 1, ये भी लीनियर। r स्क्वायर, पावर है मैक्सिमम 2, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक। 7x क्यूब, मैक्सिमम पावर है 3, तो ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। This complete our exercise 2.1. In the next session, we'll discuss next exercise. Thank you.